अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों की लहर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। उनकी हत्या ने इस्लामिक गणराज्य ईरान को 1979 के बाद सबसे निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस अभियान में ईरान के वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेताओं को टारगेट किया गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने दावा किया कि इससे ईरान की सत्ता का ढांचा अब कमजोर हो गया है। हालांकि खामेनी की मौत की खबरें हर जगह फैल चुकी थीं, जिसके बाद ईरान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी कुछ दिन पहले तक कल्पना भी मुश्किल थी। इस वीडियो में ईरान के कई शहरों में जश्न और खुशी मनाते लोग दिखे। विदेश में बसे ईरानी समाज के बड़े तबकों के बीच ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कई लोगों के लिए इस्लामिक गणराज्य के नेता का हटना एक ऐतिहासिक मोड़ था। सालों के नागरिक प्रतिरोध के बाद भी अयतुल्लाह अली खामेनी को हटाया नहीं जा सका था। हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सार्वजनिक बयानों में बेहद ही सख्त लैंग्वेज यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सरकार वापस लेने की गुजारिश कर दी, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बात को दोहराया और कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन न सिर्फ जरूरी है बल्कि मुमकिन भी। अब अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है और इसे लेकर अमेरिका बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट है, लेकिन ईरान की जनता को दिया गया राजनीतिक संदेश इससे उलट दिख रहा है। रविवार की सुबह ईरानी सरकारी टेलीविजन ने आधिकारिक रूप से अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि कर दी और तुरंत कार्यकारी शक्तियां संभालने के लिए 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद के गठन की घोषणा की। सरकार ने फौरन कदम उठाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि देश में अब भी स्थिरता है। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए और अस्थायी शासन व्यवस्था को सक्रिय कर अधिकारी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वोच्च पद के खाली होने के बावजूद ईरान में व्यवस्था अब भी सुचारू रूप से चल रही है, जैसे अयतुल्लाह अली खामेनी के होने पर चलती थी। लेकिन अब संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर अटकलें तेज हैं। ईरान में संभावित उम्मीदवारों को पहले से सार्वजनिक रूप से सामने लाना अब संभव नहीं दिख रहा और यह प्रक्रिया आमतौर पर बंद दरवाजे के पीछे यानी पर्दे के पीछे ही होती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सर्वोच्च नेता चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नामों की समीक्षा और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। ये समिति चयन प्रक्रिया के आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद सदन के सामने एक संक्षिप्त लिस्ट पेश कर सकती है। बैठकें पर्दे के पीछे जरूर होती हैं, लेकिन इसके लिए वोटिंग सार्वजनिक नहीं होता, जिससे बाहरी तौर पर इस प्रक्रिया को मॉनिटर करने के बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होते। अब हाल ही के सालों में इस बात की अटकलें लगाई जाती रही कि खामेनी के बड़े बेटे यानी मुस्तबा राष्ट्रपति पद के लिए सामने आ सकते हैं, लेकिन हालिया हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उनके कई विश्वस्त कमांडरों के मारे जाने की खबरों के बाद आंतरिक शक्ति संतुलन बदल सकता है। पिछली संसद के इतिहास से ये भी संकेत मिलता है कि जब तक खुद खामेनी नेतृत्व में आए थे तब उन्हें व्यापक रूप से मुख्य विकल्प नहीं माना जाता था। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि अंतिम परिणाम उम्मीदों के उलट भी हो सकते हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है और संभव ये भी है कि कुछ ही दिनों में ये पूरा हो जाए। हालांकि इस घटना के बाद से ईरानी सरकार बैकफुट पर जरूर दिख रही है। ईरान को भारी झटका लगा है। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके कई ठिकाने अब भी खतरे में है और अमेरिका इजराइल का हवाई अभियान अब भी जारी है, ये बंद नहीं हुआ है। लोगों में असुरक्षा की भावना है, कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, सत्ता के टॉप पर खालीपन है और निर्णय प्रक्रिया आपातकालीन स्थिति में सिमट गई है। फिर भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अपनी पूरी क्षमता जरूर दिखाई है। हमलों के पहले 2 दिनों में ईरानी बलों ने कई अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के टारगेट्स पर हमले किए। पहली बार मिसाइलें दुबई के नागरिक ठिकानों, कुवैत के नागरिक हवाई अड्डों पर गिरी, जिससे संघर्ष का दायरा थोड़ा बढ़ गया। हालांकि इस बात को ये दिखाता है कि अपने नेताओं को खोने के बावजूद ईरान के पास अब भी सैन्य ताकत है और उसका इस्तेमाल करने की उनमें वो काबिलियत भी है। अब क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरानी नेतृत्व के दृष्टिकोण से अगर युद्ध का दायरा और फैला और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी मिलिशिया समूह लड़ाई में शामिल होते हैं तो ईरान युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकता है या कम से कम अमेरिका और इजराइल की थोपी गई शर्तें पर पूर्ण समर्पण से बचने के लिए छूट पा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी इसी संघर्ष को लंबा खींचना नहीं चाहेगा। हालांकि सुरक्षा और सैन्य बलों के कुछ हिस्सों में मतभेद होते हैं तो वो लीडरशिप के आदेशों का पालन करने से मना करते हैं, तो ईरान का मौजूदा शासन और भी खतरे में पड़ सकता है। अब आने वाले दिन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और देश की अन्य सुरक्षा और सैन्य संस्थाएं अपने लंबे वक्त तक रहे नेता की गैर मौजूदगी में एकजुट रह पाती हैं या नहीं। फिलहाल अभी स्थितियां संभव हैं, लेकिन हमलों के बाद इस्लामिक गणराज्य पहले की तुलना में कमजोर जरूर दिख रहा है। अपने सुप्रीम लीडर से इतर जो उन्हें खो चुका है, प्रमुख कमांडरों को खो चुका है और लगातार सैन्य दबाव डाला जा रहा है, तो ऐसे देश को स्थिर रखना कब तक संभव हो पाएगा,
ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अली खामनेई की मौत ने ईरान को अस्थिर और अनिश्चित दौर में पहुंचाया है। सवाल अब ये है कि आगे क्या होगा। ये तभी निर्भर करेगा कि ईरान लगातार हवाई हमलों के बीच अपने बीच के आंतरिक कंट्रोल को बनाए रखे। अगर विरोध प्रदर्शन फिर से गति पकड़ते हैं और संघर्ष क्षेत्र में फैलता है तो उस पर कंट्रोल कैसे पाया जाता है।